अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो अभी तक जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, तो हमने पढ़ा हाउ टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो हमने देखा था कि क्यू और के सी को कंपेयर करना है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहते हैं द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। अगर क्यू जो है वो के सी से बड़ा है, हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर क्यू के सी से कम है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट जो थेरेटिकल जो सवाल जहाँ पे नीट जेई के कंसिडर अगर हम करेंगे तो वो यहाँ से आते हैं। दैट इज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है, असल में ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है क्या, मैं सिंपली एक बोलूँगा कि ये एक डिस्कवरी है मतलब ली चैटलियर की। तो इसने क्या देखा कि अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। सर डिस्टर्ब करना मतलब क्या, हम इक्विलिब्रियम को मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पता है ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो उनमें से कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। असल में सबसे पहले इसने प्रेशर ही बोला। तो अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे या कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होता है। यही है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, सिस्टम में अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट होता है सच दैट कि जो मतलब जो आपने किया उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम में इंटरनली एडजस्टमेंट ऐसे होगा कि वो आपकी चेंज को अपोज करेगा या वो आपकी चेंज को मिनिमाइज करेगा, कम से कम करेगा, या वो इक्विलिब्रियम जो है वो रीएस्टैब्लिश होगा, वापस आ जाएगा। एक इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आ चुका है, उसमें इक्विलिब्रियम आप खत्म ही नहीं कर सकते हो। एक आप मतलब कुछ फैक्टर्स, इसमें हम टॉपिक का नाम ये भी रख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो उसमें क्या क्या आता है, इसमें कंसंट्रेशन आता है, प्रेशर आता है, मतलब वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है, इनर्ट गैस अगर हम ऐड करेंगे वो आता है, इसमें कैटलिस्ट आता है। तो फिलहाल हम इतने सारे जो फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे सच दैट कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है वो एक सिस्टम में ऑलवेज रीएस्टैब्लिश होगा। तो अगर मैं आपको सिंपल स्टेटमेंट बोलूंगा तो सिंपल स्टेटमेंट इसका क्या है, एनी चेंज मेड in a system, any change made in a system of equilibrium, results in the results in a shift, in the direction that minimizes the change, in the direction that nullifies या that minimizes the change। तो ये है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कि अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम में, अगर किसी सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम पे है कोई चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। अब हम चेंज क्या क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनर्ट गैस, कैटलिस्ट एटसेट्रा। तो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, वो शिफ्ट होता है किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चेंज का इफेक्ट जो होगा, शाबाश जी, चेंज का इफेक्ट जो होगा वो मिनिमाइज होगा, वो नलिफाई होगा। या अगर हम सिंपल दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ एन एक्सटर्नल सिट्रस, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ एन एक्सटर्नल सिट्रस इज अप्लाइड टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, इज अप्लाइड to an equilibrium system, if an external stress is applied to an equilibrium system, मतलब if an equilibrium system is subjected to, if an equilibrium system is subjected to change in, if an equilibrium system is subjected to change in concentration, pressure, volume, temperature etc। अगर हम इन फैक्टर्स में से किसी फैक्टर को चेंज करेंगे, अगर हम बाहर से मतलब किसी फैक्टर को चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन किसी की बढ़ाएंगे कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, then the system undergoes internal adjustment, in order to
in order to internal adjustment in order to nullify लिख लो या in order to minimize लिख लो, in order to minimize the effect of change, in order to minimize the effect of change। तो अगर यानी कि अगर आपने इनमें से कोई फैक्टर चेंज किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में इफेक्ट ऑफ चेंज, जो आपने चेंज की है उसका इफेक्ट जिस डायरेक्शन में मिनिमाइज होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को खत्म करने की कोशिश करोगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, अब आप बोलोगे सर हम कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब डिस्ट्रॉय करेंगे? हम इनमें से किसी फैक्टर को चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनर्ट गैस, कैटलिस्ट। तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम अपने अंदर जो है, सिस्टम अपने अंदर एडजस्टमेंट करता है। तो एज ए रिजल्ट जो आपने किया, जिसकी वजह से आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो आपने चेंज की, इसका इफेक्ट जिस डायरेक्शन में मिनिमाइज होगा। शॉर्ट में इक्विलिब्रियम शिफ्ट इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन खत्म नहीं होता है, रीएस्टैब्लिश होता है। यही है रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अब मुझे स्टेटमेंट पे ज्यादा मतलब बहस नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट मुझे आएगा नहीं, ये बोर्ड में स्टेटमेंट आता है। मुझे सवाल आएगा कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, वॉल्यूम या टेम्परेचर या इनर्ट गैस ऐड करोगे, कैटलिस्ट डालोगे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो सबसे पहले जो है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब अब हम कंसंट्रेशन को पहले चेंज करेंगे, देखेंगे कि इंटरनल एडजस्टमेंट क्या होगा, देखेंगे कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी एक एग्जांपल यहां पे लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस D। सपोज इसमें आपको ये लिखना नहीं है, मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट में आप क्या लिखोगे, जिससे शाबाश, जिससे मेरा जो है, जिससे मतलब मेरा सवाल सॉल्व होगा। तो A प्लस बी गिव C प्लस D। तो अगर मेरे पास शाबाश इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन A प्लस बी गिव C प्लस D, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है। तो सपोज अब हम देखेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पे मुझे पता है कि Kc का वैल्यू जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। और ये Kc जो है ये किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है। ये है एट इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, अभी मैंने कंसंट्रेशन किसी की चेंज नहीं की। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसी चीज की कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, रीएस्टैब्लिश होगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा, मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा। सपोज किसकी कंसंट्रेशन, पहले मैं कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन, पहले मैं ए की कंसंट्रेशन जो है ए को बढ़ाऊंगा। सर कैसे, मैं और ए ऐड करूंगा, या ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, मैं ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा। अब जब मैंने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो ए जो है ए चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम पे ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल ये 1 ये 1 ये 1 एंड ये 1, अब ये बन गया 1.5। तो अब कंसंट्रेशन ए की चेंज हुई, इक्विलिब्रियम नहीं रहा। तो इक्विलिब्रियम नहीं रहा, अब Kc डिफाइन तो होगा नहीं, डिफाइन कौन होगा, क्यों, क्योंकि Kc ओनली डिफाइन होता है एट इक्विलिब्रियम। क्यों डिफाइन होता है एट एनी टाइम, रिएक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन होता है एट एनी टाइम, और Kc जो है ये डिफाइन होता है ओनली एट इक्विलिब्रियम, ये डिफाइन होता है ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो अगर Kc जो है डिफाइन होता है ओनली एट इक्विलिब्रियम, अब क्यों की बात करेंगे, हमने ए बढ़ाया, Kc डिफाइन होगा नहीं, Kc डिफाइन होगा नहीं, कौन डिफाइन होगा, क्यों, और क्यों और ए में क्या रिलेशन है, इनवर्स। अब ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, क्यों का वैल्यू जो है वो कम होगा, यानी कि क्यों जो है Kc के बराबर था, लेकिन अब क्यों बनेगा लेस देन Kc। Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टेंपरेचर की वजह
वजह से चेंज होता है। तो अब जो है केसी का कोई वैल्यू है, अब जब मैंने ए बढ़ाया, इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम रहा ही नहीं, तो इसका मतलब है केसी डिफाइन नहीं होगा। केसी ऑलरेडी, केसी का अपना एक वैल्यू है। तो अब ए कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्यों जो है क्यों कम होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ए बढ़ाने से तो केसी भी कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, केसी कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि केसी जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ए बढ़ाने से क्यों हो गया कम, क्यों बन गया लेस देन केसी, और जब क्यों होता है लेस देन केसी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन अभी और किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी। और ये याद रखना, अगर मैं बोलूंगा रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप अपने आप समझना कि इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कभी मैं टर्म यूज करूंगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कभी मैं टर्म यूज करूंगा कि रिएक्शन जाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि ए को बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ए ने, अब ए की कंसंट्रेशन, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गया? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? आपने ए को बढ़ाया, ए को बढ़ाया, ए को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये किस डायरेक्शन में गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, उससे ए की कंसंट्रेशन बढ़ गई कि कम हुई? कम हुई। हो गया ना इंटरनल एडजस्टमेंट। यानी कि ए की, आपने ए को बढ़ाया था, ए को बढ़ाने से ये किस डायरेक्शन में गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि और ए ने अब फिर से रिएक्ट किया। जब ए ने रिएक्ट किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना मतलब ए ने फिर से रिएक्ट किया। जब ए ने फिर से रिएक्ट किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए ने फिर से रिएक्ट किया, यानी कि ए की कंसंट्रेशन कम हुई। आपने बढ़ाई थी, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ जहां पे ए की कंसंट्रेशन जो है, ए की कंसंट्रेशन कम हुई, यानी कि इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो वही मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम जो है ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चेंज जो है, इफेक्ट ऑफ चेंज जो है वो मिनिमाइज होगा। आपको ज्यादा नहीं देखना है, आप बस इतना देखोगे। मैं अभी लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखूंगा जिससे हर कोई सवाल सॉल्व होगा। तो ए बढ़ाने से क्यों कम होगा, क्यों बनेगा लेस देन केसी, ये जाएगा किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम बी बढ़ाएंगे, अगर हम बी बढ़ाएंगे, बी बढ़ाने से, बी भी डिनोमिनेटर में है, बी बढ़ाने से क्यों क्या होगा? कम। केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन पे इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हम क्यों बी बढ़ाएंगे, बी बढ़ाने से क्यों कम होगा, क्यों अभी भी बनेगा लेस देन केसी, क्यों बनेगा लेस देन केसी, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये अभी भी किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो, अगर आप बी बढ़ाओगे, फिलहाल आप समझो हम बी बढ़ा रहे थे, लेकिन इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि बी अब रिएक्ट हुआ कि मतलब बी बना, रिएक्ट हुआ। रिएक्ट होने से बी कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। आपने बढ़ाया, बी कम हुआ, सिस्टम अपने आप बी की कंसंट्रेशन को कम करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे बी की कंसंट्रेशन जो है वो शिफ्ट होगी। तो इसके बाद जो है आप रिएक्शन बोलो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक ही बात। तो इसके बाद जो है अगर आप सी की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, अब देख लो सी और केसी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सी और क्यू में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस टाइम क्यू बढ़ेगा। पहले क्यू केसी के बराबर था, लेकिन अब क्यू बढ़ा तो केसी का वैल्यू फिक्स है, क्यू बढ़ा तो क्यू बनाना ग्रेटर देन केसी, और जब क्यू बनता है ग्रेटर देन केसी तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये जाएगा किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सी को बढ़ाने से ये किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आप देखो मैं यहां पे लिखूंगा या यही रिएक्शन देख लो। अब आपने सी को बढ़ाया था, जब आपने सी को बढ़ाया था तो सी को बढ़ाने से मुझे बोलो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली गई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सी को बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली गई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों चली गई बैकवर्ड डायरेक्शन में? यही तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। आपने सी बढ़ाया, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट जो है मिनिमाइज होगा। आपने सी बढ़ाया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है? सी जो है, सी की कंसंट्रेशन क्या हो गई? अब कम। आपने बढ़ाया था, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, सी की कंसंट्रेशन हो गई कम। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर हम डी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डी और क्यों में भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो डी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ेगा? क्यों बनेगा ग्रेटर देन केसी, और जब क्यों बनेगा ग्रेटर देन केसी ये किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में।
तो अभी भी आपको कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस सुनना है। तो अगर हम एक ही कंसंट्रेशन, अभी तक हमने कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाई, अब हम कंसंट्रेशंस कम करेंगे। अब हम एक ही कंसंट्रेशन को कम करेंगे। अगर हम एक ही कंसंट्रेशन को कम करेंगे, ए को कम करेंगे, तो ए को कम करेंगे, केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यू बढ़ेगा, क्योंकि क्यू और ए में इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है क्यू बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा, केसी से, यानी कि क्यू बनेगा ग्रेटर देन केसी, और रिएक्शन जाएगी किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बी की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, क्यू बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बी और क्यू में भी इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, क्यू बढ़ेगा, क्यू बनेगा ग्रेटर देन केसी, और ये अगेन जाएगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम सी की कंसंट्रेशन कम करेंगे, सी और क्यू में डायरेक्ट रिलेशन है, सी और क्यू में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम सी की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो क्यू का वैल्यू जो है, क्यू का वैल्यू होगा कम, क्यू बनेगा लेस देन केसी, और जब क्यू बनेगा लेस देन केसी तो मुझे पता है रिएक्शन जाती है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम डी की कंसंट्रेशन को कम क्या करेंगे, डी की कंसंट्रेशन को कम करेंगे। अगर हम डी की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो क्यू का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। क्यू का वैल्यू जो है, डी की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो क्यू का वैल्यू जो है, शाबाश, क्यू का वैल्यू जो है वो भी कम होगा। क्यों, क्योंकि डी और क्यू में भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर डी और क्यू में भी डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है, शाबाश, डी कम होगा तो क्यू भी कम होगा। किससे कम होगा, केसी से। क्यू बनेगा लेस देन केसी, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आई होप इतना आप लोगों ने समझा है। आई होप आप लोगों ने इतना जो है, शाबाश, इतना आप लोगों ने समझा। अब अगर आप लोगों ने इतना समझा तो अब ये बहुत इजी है। मैं अब एक स्टेटमेंट लिखूंगा, जिस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा जिस स्टेटमेंट से क्या होगा, जिस स्टेटमेंट से ये सारा कुछ जो है आपको क्लियर होगा। सर स्टेटमेंट क्या है, ऐसा मैं बोलूंगा स्टेटमेंट क्या है। देखो स्टेटमेंट ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, पहले हम इसको यहाँ पे बंद करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ तक हमने ए को बढ़ाया, बी को बढ़ाया, सी को बढ़ाया, डी को बढ़ाया, तो फिर हमने चारों को कम किया। पहले हम बढ़ाने से देखेंगे क्या होता है। देखो रिएक्शन क्या थी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये थी रिएक्शन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ए को बढ़ाया। ए को बढ़ाने से ये किस डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ए को बढ़ाने से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। मुझे बोलो ए को बढ़ाने से ये टुवर्ड्स ए गया क्या, ये टुवर्ड्स ए गया क्या अवे फ्रॉम ए, ये गया अवे फ्रॉम ए। क्या ये इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, तो क्या ये टुवर्ड्स ए है कि अवे फ्रॉम ए, ये गया ना फॉरवर्ड। ए को बढ़ाने से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, तो टुवर्ड्स ए क्या अवे फ्रॉम ए, अवे फ्रॉम ए। अब हमने बी को बढ़ाया, तो अगर हम बी को बढ़ाएंगे तो जब हमने बी को बढ़ाया ये किस डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या टुवर्ड्स बी गया अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या टुवर्ड्स बी गया, क्या ये टुवर्ड्स बी गया क्या अवे फ्रॉम बी, ये गया ना अवे फ्रॉम बी अगेन। तो इसका मतलब है चाहे ए को बढ़ाओ तब भी अवे फ्रॉम ए, चाहे बी को बढ़ाओ तब भी अवे फ्रॉम बी। अब जब हमने सी को बढ़ाया, अब जब हमने किसको बढ़ाया, सी को बढ़ाया, तो जब मैंने सी को बढ़ाया, सी को बढ़ाने से ये किस डायरेक्शन में गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सी को बढ़ाने से ये गया बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये हुई। तो इसका मतलब क्या है, सी को बढ़ाने से ये टुवर्ड्स सी गया क्या अवे फ्रॉम सी। जब मैंने इस डायरेक्शन में सी को बढ़ाया, मैंने यहां पे सी को बढ़ाया, जब मैंने सी बढ़ाया क्या ये गया टुवर्ड्स सी क्या अवे फ्रॉम सी, ये गया ना अवे फ्रॉम सी। तो इसका मतलब क्या है, सी को बढ़ाने से शाबाश ये टुवर्ड्स सी नहीं जाता है, अवे फ्रॉम सी। ए को बढ़ाने से टुवर्ड्स ए नहीं, अवे फ्रॉम ए। बी को बढ़ाने से टुवर्ड्स बी नहीं, अवे फ्रॉम बी। सी को बढ़ाने से टुवर्ड्स सी नहीं, अवे फ्रॉम सी। अब डी को भी हम बढ़ा चुके हैं। जब हमने डी को बढ़ाया, डी को बढ़ाने से ये गया बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब टुवर्ड्स डी के अवे फ्रॉम डी। तो क्या हम शॉर्ट में ये याद नहीं रखेंगे, मुझे इतना फजूल बकवास करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं शॉर्ट में ये बोलूंगा कि अगर हम किसी भी चीज को बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ए को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स ए नहीं शिफ्ट होगा, अवे फ्रॉम ए होगा। बी बढ़ाया, अवे फ्रॉम बी। सी बढ़ाया, अवे फ्रॉम सी। डी बढ़ाया, अवे फ्रॉम सी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो हम नोट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, जो हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में डायरेक्टली लिखेंगे। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सबस्टेंस, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ
increase the concentration of any substance, if we increase the concentration of any substance, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा whether reactant or product, whether a reactant, if we increase or decrease the concentration of any substance, whether reactant or product, then the equilibrium shifts in the direction, then the equilibrium shifts in the direction, in the direction opposite to the added side, in the direction opposite to the added side, in the direction opposite to the increased side, यानी कि in the direction opposite to the increased side, यानी कि away from increased side, जिस साइड आपने बढ़ाया इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो पॉइंट नंबर टू क्या है, अब हम देखेंगे, फिर से मैं रिएक्शन लिखूंगा, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। अब सबसे पहले मैंने ए को कम किया, जब मैंने ए को कम किया ये किस डायरेक्शन में गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या है, ए को कम किया, ये गया बैकवर्ड डायरेक्शन, यही तो है बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स ए के अवे फ्रॉम ए, टुवर्ड्स ए। अब मैंने B को कम किया, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने B को कम किया, जब मैंने B को कम किया ये किस डायरेक्शन में गया, B को कम किया ये किस डायरेक्शन में गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि B को कम करने से भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, टुवर्ड्स B के अवे फ्रॉम B, टुवर्ड्स B। अब मैंने C को कम किया, जब मैंने C को कम किया ये किस डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। C को कम करने से, जब मैंने C को कम किया ये गया किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो टुवर्ड्स C के अवे फ्रॉम C, टुवर्ड्स C। अब मैंने D को कम किया, जब मैंने D को कम किया D को कम करने से, शाबाश, D को कम करने से ये किस डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो D को कम करने से ये अगेन गया किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये अगेन गया फॉरवर्ड। तो टुवर्ड्स D के अवे फ्रॉम D, टुवर्ड्स D। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि A का, इसका मतलब यही है ना कि अगर हम A की कंसंट्रेशन कम करेंगे टुवर्ड्स A, B की कंसंट्रेशन कम करेंगे टुवर्ड्स B, C की कंसंट्रेशन कम करेंगे टुवर्ड्स C, D की कंसंट्रेशन कम करेंगे टुवर्ड्स D। तो हम लिखेंगे क्या पॉइंट, इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, इफ वी रिमूव लिख लो और डिक्रीज लिख लो, इफ वी रिमूव और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी substance, decrease the concentration of any substance, whether reactant or product, shabash, then the equilibrium shifts in, the direction, it shifts towards, सीधे लिखेंगे, then the equilibrium shifts towards the decreased side, then the equilibrium shifts towards the decreased side, तो शॉर्ट में आपको कंसंट्रेशन में यही याद रखना है, बस ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि अगर हम किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो अगर हम किसी चीज की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, अगर हम किसी चीज की कंसंट्रेशन कम करेंगे इक्विलिब्रियम जो है वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। यहां पे मैं और एक बात लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शाबाश। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, वो मैं यहां पे लिखूंगा, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, शाबाश सर। क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी और यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ, अगर कहीं पे क्या आ जाएगा, अगर कहीं पे आ जाएगा प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन जो है वो हम लेते हैं 1, या कहीं पे प्योर लिक्विड, और मुझे पता है जब ये एक्ट करता है सॉल्वेंट हम इसकी कंसंट्रेशन भी क्या लेते हैं 1, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्योर, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, मेरे पास अगर एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो इसका अगर आप Kc लिखोगे, Kc इसका सीधे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि सॉलिड हम 1 लेते हैं, इसका अगर आप Kp निकालोगे वो आएगा सीधे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो Kp और Kc, या इवन अगर हम इसका क्यों रिएक्शन कोशेंट भी निकालेंगे वो भी आएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली, QC अगर मैं बोलूंगा।
या क्यूपी बोलेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इस टाइम अब मुझे बोलो, अब हम क्या, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 बढ़ाएंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको 1 ही लेना है। CaO बढ़ाएंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको हमें 1 लेना है। तो यहां पे क्यों, यहां पे हम ओनली इक्विलिब्रियम को चेंज डिस्टर्ब कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। भी हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी कि इक्विलिब्रियम का जो है ये डिपेंड ही नहीं करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। आप प्योर लिक्विड को बढ़ाओ या प्योर सॉलिड को बढ़ाओ या कम कर लो, इसकी कंसंट्रेशन हमें पहले भी 1 लेनी है, बाद में भी 1 लेनी है। तो शॉर्ट में मतलब क्या है, शॉर्ट में मतलब क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, या मैं ऐसे लिखूंगा, शाबाश, द कंसंट्रेशन, या ऐसे लिखूंगा, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशंस ऑफ, बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्योर सॉलिड, बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्योर सॉलिड और ए प्योर लिक्विड, या एंड ए प्योर लिक्विड। अगर कहीं पे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा उस पे इक्विलिब्रियम डिपेंड ही नहीं करता, इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन द, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द concentration of a pure solid और a pure liquid। लिक्विड का मुझे पता है जब इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, लेकिन आप याद रख लोगे प्योर लिक्विड, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 99.9% केसों में ये एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब सवाल दूंगा। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा ऐसे, N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। तो अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, मुझे बोलो शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इसको हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, ये आप लोग 12th में पी ब्लॉक में पढ़ चुके हो, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस will favor the formation of NH3, which of the following conditions will favor the formation of NH3, formation of ammonia। अब which of the, ऑप्शन ए है कि हम N2 को बढ़ाएंगे, ऑप्शन बी है कि हम N2 को कम करेंगे, ऑप्शन सी है कि हम H2 को बढ़ाएंगे, ऑप्शन डी है कि हम NH3 को बढ़ाएंगे, ऑप्शन ई है कि हम H2 को कम करेंगे, ऑप्शन एफ है कि हम NH3 को कम करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन, अब मुझे बोलो शाबाश, मुझे क्या करना है, मुझे बोला गया है कि मुझे बोलो कि हम कंसंट्रेशन NH3 की, हम NH3 की फॉर्मेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो NH3 की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, तो NH3 की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, तो मुझे NH3 बढ़ाना है, तो किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे जाना है टुवर्ड्स NH3, यानी कि मुझे जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे बोलो, सबसे पहले मुझे बोला गया है कि हम N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो मुझे पता है कि अगर हम N2, सबसे पहले एक सॉलिड तो नहीं है, हाँ प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो अब अगर हम N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मुझे पता है कि अगर हम किसी चीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इक्विलिब्रियम अगर हम N2 को बढ़ाएंगे, N2 बढ़ाने से ये किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स N2 के अवे फ्रॉम N2, एंड अवे फ्रॉम N2 मतलब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ही क्या बनता है, NH3। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन सही है। अब मैं बोलूंगा N2 को कम करेंगे। अब अगर मैं N2 को कम करूंगा तो कम करने से क्या होगा, इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द डिक्रीज्ड साइड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स N2, इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स N2। तो टुवर्ड्स N2 का मतलब क्या है, क्या हाँ ये NH3 की ओर जा रहा है कि अवे फ्रॉम NH3, लेकिन NH3 बनना चाहिए, यहाँ पे NH3 नहीं बन रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, N2 जो है ये हम कम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि हम H2 बढ़ाएंगे, देखते हैं। अब जब हम H2 बढ़ाएंगे, अगर हम H2 बढ़ाएंगे क्या टुवर्ड्स H2 जाएगा कि अवे फ्रॉम H2, पहले चेक करेंगे H2 मत सॉलिड है, क्या ये सॉलिड है कि गैस है, गैस है, तो इसका मतलब क्या है, इफेक्ट होगा। तो अगर हम H2 बढ़ाएंगे क्या ये टुवर्ड्स H2 जाएगा कि अवे फ्रॉम H2, ये जाएगा ना अवे फ्रॉम H2, तो अवे फ्रॉम H2 मतलब टुवर्ड्स NH3, तो ये भी सही है। तो इसके बाद बोल रहा है कि NH3 बढ़ाएंगे, तो अगर हम NH3 बढ़ाएंगे क्या ये
टुवर्ड्स NH3 जाएगा क्या, अवे फ्रॉम NH3। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द इंक्रीज साइड, तो ये शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम द इंक्रीज साइड, तो टुवर्ड्स NH3 के अवे फ्रॉम NH3, अवे फ्रॉम NH3। तो इसका मतलब क्या है, हम NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि शाबाश इससे NH3 की इससे ये इक्विलिब्रियम जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद और एक चीज जो है वो है H2 की कंसंट्रेशन को कम करेंगे। तो अगर हम H2 की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, शाबाश H2 की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, तो अगर हम H2 को कम करेंगे, H2 को कम करेंगे, इक्विलिब्रियम अगर हम किसी चीज को कम करते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द डिक्रीज साइड, ये टुवर्ड्स H2 शिफ्ट होगा। तो अगर ये टुवर्ड्स H2 शिफ्ट होगा, तो टुवर्ड्स H2 मतलब क्या, NH3 बन रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन NH3 बनना चाहिए। लास्ट है कि हम NH3 कम करेंगे, तो अगर हम NH3 कम करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द डिक्रीज साइड, ये इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि इससे NH3 की कंसंट्रेशन जो है इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ NH3। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मुझे लगता है मुझे दूसरा सवाल दिखाने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे बोलूंगा, यही रिएक्शन में दूंगा, CaCO3 सॉलिड दे रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मैं बोल रहा हूं कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, यानी कि मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो ऑप्शन ए लिखा है कि मैं CaCO3 को बढ़ाऊंगा, ऑप्शन बी लिखा है कि मैं CaO को कम करूंगा, ऑप्शन सी लिखा है कि मैं CO2 को कम करूंगा, ऑप्शन डी लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो आप पहले चेक खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके मुझे बोलो आंसर क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर CaCO3 को बढ़ाने से ये, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेकिन नहीं, ये सॉलिड है, तो इफेक्ट ऑफ सॉलिड प्योर सॉलिड मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। CaO भी सॉलिड है, इसका भी कोई, अदरवाइज आप बोलोगे CaO को कम करेंगे ये टुवर्ड्स CaO शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स CaO मतलब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स CaO मतलब इस डायरेक्शन में, लेकिन नहीं, CaO जो है ये सॉलिड है, इससे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा CO2, तो अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन जो है इसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे, CO2 कम करेंगे, तो ये टुवर्ड्स CO2 जाएगा क्या, अवे फ्रॉम CO2, टुवर्ड्स CO2, तो उससे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज कभी भी आंसर नहीं देना, क्योंकि CaCO3 एंड CaO जो है वो सॉलिड है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब ये समझ में आया, शाबाश। मैं आपको ये भी बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा A + 2B गिव्स फॉर एग्जाम्पल D, या गिव्स फॉर एग्जाम्पल 3D। ये गिवन है फॉर एग्जाम्पल, ये गिवन है फॉर एग्जाम्पल येलो, ये गिवन है फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। तो मैं आपको बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन कलर की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, ग्रीन कलर की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे बोलो कौन कौन किस क्या क्या मैं कर सकता हूं। मैं A बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोवाइडेड A सॉलिड नहीं है। मैं B बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। मैं D को कम करूंगा, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जिससे ग्रीन कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो इन द फॉर्म ऑफ कलर भी पूछ सकता है। अब NCERT पे एक इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है NCERT की। मैं NCERT खोल रहा हूं तो मैं डायरेक्टली NCERT की एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊंगा। वो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो NCERT की एग्जाम्पल है वो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सर NCERT की कौन सी एग्जाम्पल है वो हम अब देखेंगे। NCERT की कौन सी एग्जाम्पल है वो हम अब देखेंगे। अब NCERT जो है यहाँ पे मुझे लिख के है, शाबाश, यहाँ पे मुझे लिखे हैं शाबाश, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखी है, वो है ये। आई होप आप लोगों को ये विजिबल है, शाबाश, वो है ये शाबाश। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट, रिएक्शन दे के है Fe3 पॉजिटिव प्लस SCN नेगेटिव गिव्स। तो यहाँ पे मैं ये यूज करूंगा थोड़ा सा, शाबाश। क्या लिख के है Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस SCN माइनस एक्वस गिव्स SCN 2 पॉजिटिव, और ये भी क्या है, ये है एक्वस। लेकिन इसका कलर मुझे बोला गया है कि ये है डीप रेड कलर, और ये मुझे बोला गया है कि ये है कलरलेस, और ये मुझे बोला गया है कि ये जो है ये है येलो।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक ये जो है ये है येलो। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे बोला गया है। अब मुझे एक बात बोलो, सबसे पहले शाबाश, सबसे पहले मुझे केसी वेसी कुछ नहीं करना है, तो मुझे ये सब नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसने क्या लिखा है। तो सबसे पहले इसने बोला है, शाबाश, हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम में ऑक्सैलिक एसिड ऐड करेंगे। तो पहला जो इसने लिखा है कि इस रिएक्शन में, ये एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि हम इसमें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे ऑन एडिंग, मैं लिखूंगा ऑन एडिंग oxalic acid, on adding oxalic acid, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड या तो वो इस फॉर्म में लिखेगा H2C2O4, या तो वो ओनली C2O4 2- भी लिख सकता है। तो अब जब ऑक्सैलिक एसिड ऐड करोगे H2C2O4, तो देखा गया है कि ऑक्सैलिक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है विद Fe3 पॉजिटिव आयंस। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है विद Fe3 पॉजिटिव आयंस। तो आपने ऑक्सैलिक एसिड डाला, ऑक्सैलिक एसिड ने रिएक्ट किया Fe3 पॉजिटिव के साथ, तो Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि कम होगी। आपके पास ये Fe3 पॉजिटिव है, आपने ऑक्सैलिक एसिड डाला, ऑक्सैलिक एसिड डालने से ये क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि ये रिएक्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे मैं लिखूंगा ये ऑक्सैलिक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद Fe3 पॉजिटिव। जब ये Fe3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये Fe3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है उससे शाबाश Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है, Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो होगी कम, Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी कम। तो जब Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी कम, क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है? जब अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन कम होती है, क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दैट साइड क्या अवे फ्रॉम दैट साइड? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, शाबाश, इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स, शाबाश, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दैट साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दैट साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दैट साइड, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इससे क्या होगा, इससे ये डीप रेड कलर की इंटेंसिटी जो है वो कम होगी और इससे येलो कलर की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। या मैं सीधे बोलूंगा, एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो मैं सीधे बोलूंगा, तो जब ये रिएक्ट करेगा Fe3 पॉजिटिव के साथ, Fe3 पॉजिटिव, इससे क्या होगा, इससे Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी और एज अ रिजल्ट डिक्रीज होगी, एंड एज अ रिजल्ट equilibrium will shift, as a result equilibrium will shift towards Fe3 positive, will shift towards, equilibrium will shift towards Fe3 positive। तो जब equilibrium shift होगा towards Fe3 positive, and which implies intensity of deep red color, intensity of deep red color जो है, deep red color decreases, intensity of deep red color decreases, यानी कि जो deep red इसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये कम होगा, इक्विलिब्रियम इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि डीप रेड कलर की इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल लिख के है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे लिख के है, ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड, इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड H2CO3 reacts with Fe3 positive ions to form stable complex FeC2O4 3 whole thrice 3-, thus decreasing the concentration of Fe3 positive in accordance with Le Chatelier's principle. The concentration stress of removed Fe3 positive is relieved by dissociation of FeCN2 positive to dissociation of FeCN2 positive to replenish the Fe3 positive, यानी कि अब जब Fe3 पॉजिटिव कम होगा तो ये वापस डिसोसिएट, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि FeCN2 पॉजिटिव वापस डिसोसिएट होगा, वापस देगा कौन, Fe, क्योंकि इससे Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन कम होगी, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि
उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी उसकी कम हुई थी, इक्विलिब्रियम इंटरनल एडजस्टमेंट होके क्या करता है, अपोजिट करता है, जो हम करते हैं उसका अपोजिट होता है, यानी कि जो होता है, जो एक्सटर्नल स्ट्रेस जो आप अप्लाई करते हो, अगर आप किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उसकी कम होनी चाहिए। यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव की कम हुई, इक्विलिब्रियम चाहता है कि उसकी बढ़नी चाहिए, सिस्टम चाहता है कि उसकी बढ़नी चाहिए, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दूसरा मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा, शाबाश, यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, शाबाश, अब दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है सेम रिएक्शन। सेम रिएक्शन इसी में पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, अब हम ऐड करेंगे ऑन एडिंग पॉइंट नंबर 2, ऑन एडिंग एक्वस HgCl2। अब हम पहले हमने ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया, अब हमने ऐड किया एक्वस HgCl2। तो इससे क्या होता है, एक्वस HgCl2 जो है ये रिएक्ट करता है विद HCN-, ये रिएक्ट करता है विद HCN-। तो जब ये रिएक्ट करेगा विद HCN-, जब ये रिएक्ट करेगा विद HCN-, तो मुझे रिएक्शन यहां पे अब लिख के है, शाबाश, जब ये रिएक्ट करेगा विद HCN-, शाबाश, जब ये रिएक्ट करेगा विद HCN-, तो HCN- के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो HCN- की कंसंट्रेशन, इस HCN- की कंसंट्रेशन जो है, इस HCN- की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। जब HCN- यानी कि रिएक्शन थी ये Fe3 पॉजिटिव प्लस HCN- गिव्स FeSCN होल 2 पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव लिखा है। तो अगर HCN- के साथ रिएक्ट किया, इससे HCN- कम होगा, तो एज ए रिजल्ट ये अगेन टुवर्ड्स डिक्रीज्ड साइड शिफ्ट होगा, यानी कि अगेन इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और HCN- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगेन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये था रेड, डीप रेड कलर। तो मुझे बोलो डीप रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। तो अगेन शाबाश, जो डीप रेड कलर है, डीप रेड कलर की इंटेंसिटी, डीप रेड कलर की इंटेंसिटी जो है, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीजेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया, डीप रेड कलर की इंटेंसिटी जो है डिक्रीजेस। तो ये लिख के है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद बोला गया है कि अगर हम अब SC, तीसरा पॉइंट इसने लिखा है कि अगर हम HCN- ऐड करेंगे, HCN- नहीं लिखा है, इसने लिखा है कि अगर हम KSCN ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, के पोटेशियम KSCN, इसने नाम लिखा है ये पोटेशियम ये लिखा है नाम, पोटेशियम थायोसायनेट। तो पोटेशियम थायोसायनेट अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या है, ये डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव और HCN- में। तो HCN-, तो रिएक्शन थी Fe3 पॉजिटिव प्लस HCN- गिव्स FeSCN गिव्स FeSCN 2 पॉजिटिव। तो अब जब KSCN डिसोसिएट हुआ, इससे HCN- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्या इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स डिक्रीजेस साइड, क्या अवे फ्रॉम दैट साइड शिफ्ट होगा, अवे फ्रॉम दैट साइड, दैट इज इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इससे डीप रेड कलर की इंटेंसिटी जो है, जो डीप रेड कलर की इंटेंसिटी है, डीप रेड कलर की इंटेंसिटी, डीप रेड कलर की इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इससे डीप रेड कलर की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो बिल्कुल 100% ये तीनों में से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो याद रखना, ऑक्सैलिक एसिड से डीप रेड कलर की इंटेंसिटी कम होती है, HgCl2 से डीप रेड कलरेशन जो है, डीप रेड कलर की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन पोटेशियम थायोसाइनेट में डीप रेड कलर की इंटेंसिटी जो है, डीप रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोगों ने, ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब इसके बाद जो है दूसरा इफेक्ट हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दूसरा इफेक्ट हम पढ़ेंगे, सेकेंड इफेक्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहां पे भी जैसे वहां पे लास्ट में हमने ओनली इन दो पॉइंट्स पे फोकस किया, इन दो नोट्स पे फोकस किया, यहां पे भी लास्ट में हम एक स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। तो फिलहाल आप मेरी बात सुनोगे, बहुत सिंपल सा है, इसमें भी ज्यादा जो है, अगर मेरे पास रिएक्शन ये है, फॉर एग्जाम्पल याद रखना, अगर मेरे पास रिएक्शन जो है वो है, for example 2 times HCl gas gives H2 gas plus Cl2 gas gives, sorry, H2 gas plus Cl2 gas, H2 gas plus Cl2 gas। तो अब मुझे बोलो यहाँ पे ये है इनिशियली, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल 2 0 एंड 0 मोल्स, तो उसके बाद ये है 2 माइनस, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के बाद ये है 1, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ये है 1, ये है 1, ये है 1, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अगर ये खर्च हुआ, शाबाश,
या 1, ये मैं बोलूँगा ये है 1, ये होगा 0.5 क्योंकि एक खर्च होगा, या इतना मैं सीधे लिखूंगा, ये है फॉर एग्जांपल 2 0 एंड 0, ये है 2 माइनस 2 अल्फा, ये है 2 अल्फा, ये है 2 अल्फा। तो अब जब आप प्रेशर देख रहे हो तो केपी डिफाइन करना है, ये है टी इज इक्वल टू 0, ये है एट इक्विलिब्रियम। मुझे बोलो शाबाश, इसके बाद मोल फ्रैक्शन, तो वो होगा ना 2 माइनस 2 अल्फा, टोटल मोल्स आएंगे 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो एज ए रिजल्ट ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अल्फा, ये आएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल मोल्स। उसके बाद पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो ये आएगा 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अल्फा इनटू टोटल प्रेशर इज पी, ये आएगा 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस 2 अल्फा इनटू टोटल प्रेशर इज पी, ये आएगा 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस 2 अल्फा इनटू टोटल प्रेशर इज पी। तो अब अगर केपी इक्विलिब्रियम पे केपी और क्यू बराबर होगा, क्यू एंड क्यू केपी जो है वो बराबर होगा, तो वो होगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 Cl2 डिवाइडेड बाई HCl का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के बदले हम क्या लिखेंगे, 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अल्फा इंटू पी इंटू 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अल्फा इंटू पी आ जाएगा Cl2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा ना 2 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा, 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर इज पी स्क्वायर, एक पी कैंसिल, तो क्यों बन गया ना, क्यों बन गया ना सीधे इंडिपेंडेंट, क्यों इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू सम, ये बड़ी टर्म लेकिन पी आया ही नहीं, पी टू द पावर 0, पी आया ही नहीं। तो जब पी आया ही नहीं, आप प्रेशर बढ़ाओ कम करो, क्या क्यों चेंज होगा? नहीं, केपी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केपी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों करता है, लेकिन जब प्रेशर आप लोगों ने चेंज किया, क्यों प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो याद रखना, व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। तो ये है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। When delta Ng is equal to 0, there is no effect of pressure on equilibrium, no effect of pressure on equilibrium। तो याद रखना, no effect of pressure on equilibrium। तो इसके बाद शाबाश, फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिख के ही रखूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। व्हेन डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0, अब अगर डेल्टा एन जी 0 के बराबर है ही नहीं, तो मैंने समझाया कि प्रेशर पे ये डिपेंड क्यों नहीं करता है। अब अगर या आप लोगों को वो भी पता है कि अल्फा is independent of pressure when delta Ng is equal to 0, तो जब delta Ng is equal to 0 और डिसोसिएशन होगी नहीं, और डिसोसिएशन नहीं होगी माने मतलब ये रिएक्शन और आगे जाएगी नहीं, ना डिसोसिएशन बढ़ रही है ना कम हो रही है, अल्फा का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है रिएक्शन जहां है वही है, यानी कि इसका मतलब जो है रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई ना बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, एज अ रिजल्ट अल्फा पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब मुझे बोलो व्हेन डेल्टा Ng is not equal to 0, मैं लिखूंगा सीधे, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे equilibrium shifts towards less number of gaseous moles, shifts towards less number of gaseous moles, less number of gaseous moles, equilibrium shifts towards less number of gaseous moles। और अगर हम प्रेशर कम करेंगे, equilibrium shifts towards more number of gaseous moles, equilibrium shifts towards more number of gaseous moles, more number of gaseous moles। पहले मैं समझाऊंगा, फिर बाद में, मेरा काम बस इतने पॉइंट से है, अब समझाऊंगा, अगर आपको समझ में आया भी नहीं कोई बात नहीं, बस सवाल मेरा इससे सॉल्व होगा, इस पार्ट से आप डॉक्टर बन जाओगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अब मैं समझाऊंगा ये। देखो अब डेल्टा एन जी 0 नहीं है, मैं रिएक्शन दूंगा, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। देखो यहां पे मुझे पता है, पहले डेल्टा एन जी 0 नहीं है, क्योंकि यहां पे 1 और 1 2, यहां पे 1, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू है 2 माइनस 1, दैट इज 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा एन जी 0 नहीं है। अब मुझे पता है अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, इस साइड गैसियस, ओनली गैसियस मोल्स कंसीडर करने, इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो प्रेशर बढ़ाने से ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है। तो अगर हम प्रेशर कम करेंगे, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है, प्रेशर कम करने से ये जाता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब हम इसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मुझे यहां पे बोलो
शाबाश, शॉर्ट में मुझे बोलो जो क्यू का वैल्यू और केपी का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम होगा वो होगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब मैं मतलब ये मुझे असल में यही तरीका करना है। अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये होगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर इनटू पार्शियल प्रेशर ये होगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय ये होगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर। एक प्रेशर कैंसिल। तो मुझे बोलो क्यू और केपी, एक तो ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू बच गया P। तो मुझे बोलो प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो केपी डिफाइन होगा ही नहीं, या शॉर्ट में प्रेशर और केपी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होती है। प्रेशर चेंज होगा इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं, केपी डिफाइन होगा ही नहीं। तो केपी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन क्यों करता है। अब क्यू और पी में क्या रिलेशन है डायरेक्ट। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा क्यों बनेगा ग्रेटर देन केपी। क्यों जब ग्रेटर देन केपी या केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जब ये बड़ा होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब ये आप देख लो जब आपने प्रेशर बढ़ाया ये आ गया ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, खुद ही देख लो आपको प्रूव हुआ होगा कि प्रेशर बढ़ाने से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो क्यों कम होगा, क्यों बनेगा लेस देन केपी तो ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप खुद से देख लो अगर आपने प्रेशर कम किया ये किस डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा गैसियस मोल से। तो अब मुझे बोलो ये सब करने से बेटर है ना कि हम ये डायरेक्टली पॉइंट याद रखेंगे, यानी डेल्टा एनजी जीरो होगा तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स और प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे एक बात बोलो, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। मुझे बोलो शाबाश, मुझे बोलो मुझे अमोनिया बनाना है, अमोनिया ज्यादा बनाना है, ज्यादा बनाना है, शाबाश ज्यादा बनाना है। मुझे बोलो कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। पहला है हाई प्रेशर, दूसरा है लो प्रेशर, तीसरा है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलो तीन ही ऑप्शन रखेंगे, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या चौथा मैं लिखूंगा हम N2 की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, चलो चार ऑप्शन बराबर रखेंगे। अब मुझे बोलो मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है तो किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे बोलो अमोनिया ज्यादा बनाना है तो किस डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे बोलो गैसियस मोल्स कितने हैं, 2, इस साइड है 3 और ये है 1, टोटल है 4। तो मुझे बोलो अमोनिया बनाने के लिए मुझे टुवर्ड्स 2 जाना है कि टुवर्ड्स 4 जाना है, मुझे जाना है टुवर्ड्स 2। तो अगर मुझे टुवर्ड्स 2 जाना है तो इसका मतलब है मुझे टुवर्ड्स लेस नंबर जाना है कि टुवर्ड्स मोर नंबर, मुझे जाना है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अगर मुझे जाना है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स तो इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स लेस नंबर जाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हाई प्रेशर आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मुझे जाना है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब मुझे बोलो अब ये तो लो प्रेशर चला गया, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चला गया क्योंकि डेल्टा एनजी जीरो नहीं है। अब इसके बाद N2 की कंसंट्रेशन कम, तो अगर हम N2 को कम करेंगे इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स डिक्रीज्ड साइड, उसमें इससे तो NH3 की कंसंट्रेशन ये तो अवे फ्रॉम NH3 जा रहा है तो मुझे NH3 की ओर जाना है, तो इसका मतलब है N2 को भी कम नहीं कर सकते हैं, हाई प्रेशर आंसर होगा। आई होप आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी समझ में आ गया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी समझ में आ चुका है। तो इसके बाद जो है शाबाश, इसके बाद जो है हम और एक मतलब सवाल तो हो गया, अब हम डायरेक्टली पढ़ेंगे शाबाश, अब हम डायरेक्टली आ जाएंगे किस पे, हम आ जाएंगे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पे। तीसरा मेरा जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में सीधे मैं लिखूंगा पहला डेल्टा Ng जीरो होगा तो नो इफेक्ट, बराबर वही जो प्रेशर में है, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर डेल्टा Ng जीरो नहीं होगा तो सीधे अपोजिट टू प्रेशर या रिवर्स ऑफ प्रेशर या अपोजिट टू दैट ऑफ प्रेशर, यानी कि मुझे पता है कि वॉल्यूम अगर मैं बढ़ाऊंगा
तो वॉल्यूम बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से होता है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो वॉल्यूम बढ़ाने से टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो वॉल्यूम कम करने से टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्योंकि प्रेशर कम करने से टुवर्ड्स मोर नंबर, तो वॉल्यूम कम करने से टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। वॉल्यूम का प्रेशर का अपोजिट। सर प्रूव करके दो, तो प्रूव करके मैं दूंगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा पहले यही 2 टाइम्स HCl गैस गिव्स H2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा इसका Kc डिफाइन कर लो या क्यों डिफाइन कर लो, तो क्यों और Kc कैसे डिफाइन होगा, तो मुझे पता है क्यों जब होता है किसके बराबर, क्यों जब होगा किसके बराबर, Kc के बराबर। तो क्यों Kc के बराबर होगा तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCl का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ HCl का स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन ऑफ H2 मुझे बोलो, क्या मैं लिख सकता हूं ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्क्वायर। कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ना, एक वॉल्यूम एक वॉल्यूम एक वॉल्यूम एक वॉल्यूम कैंसिल, तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का स्क्वायर। तो एज ए रिजल्ट क्या कहीं पे वॉल्यूम आया? नहीं। तो किसका मतलब क्या है, आप वॉल्यूम बढ़ाओ कम कर लो, क्यों ना बढ़ेगा ना कम होगा, क्यों ऑलवेज Kc के बराबर होगा, क्योंकि कहीं पे वॉल्यूम आया नहीं, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। आप देख लो डेल्टा Ng यहाँ पे 0 है, ये 1 ये 1 ये 2, तो डेल्टा Ng 2 माइनस 2 इज 0, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। एक सेकेंड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। शाबाश। तो इसके बाद जो है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, तो इसके बाद जो है अगर आप देखोगे ये था, शाबाश, ये था इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो अगर आप देखोगे ये रिएक्शन, सपोज N2 गैस अगर आप ये रिएक्शन देखोगे N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस जो है, 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। अब यहाँ पे वॉल्यूम का इफेक्ट देखोगे, पहले मैं नॉर्मली बोलूंगा, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, हम ऑलरेडी अल्फा और वॉल्यूम वाली रिलेशन भी देख चुके हैं, ये एग्जैक्टली वही है। तो मुझे बोलो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने से, आप देख लो वॉल्यूम बढ़ाने से यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ पे 3 और 1 4, तो वॉल्यूम बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स लेस नंबर, वॉल्यूम बढ़ाने से टुवर्ड्स मोर नंबर, यानी कि ये जाएगा टुवर्ड्स 4, यानी कि टुवर्ड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप वैसे भी देख लो अल्फा इज, शाबाश, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी टू द पावर डेल्टा एन जी -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स 2 and 2 cancel. Alpha is inversely proportional to minus v to the power -1. That is alpha is inversely proportional to v, directly proportional v -1, inversely proportional to v. वॉल्यूम बढ़ाएंगे अल्फा कम होगा, डिसोसिएशन कम होगी, वॉल्यूम कम करेंगे डिसोसिएशन कम ज्यादा होगी। तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, डिसोसिएशन कम होगी, यानी कि किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डिसोसिएशन कम हो रही है तो टुवर्ड्स 4 जाएगा। वो तो मुझे ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली ये याद रखेंगे वॉल्यूम बढ़ाने से टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। तो अब इसको प्रूव भी करेंगे। सर कैसे प्रूव करेंगे, मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम पे Q और Kc बराबर होगा, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्यूब। अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो अलग अलग होगा, नहीं, गैस का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो सबों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, v स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे एक v बचेगा। तो Q और Kc जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया, शाबाशो, वो आ गया कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, शाबाश, इनटू इसको होगा ऊपर रेसिप्रोकल v और v बनेगा ऊपर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का क्यूब, यानी कि Q और v स्क्वायर में आ गई डायरेक्ट रिलेशन। वॉल्यूम बढ़ाएंगे Q बढ़ेगा, Q बनेगा ग्रेटर देन Kc, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप देख लो रिएक्शन तो अपने आप किस डायरेक्शन में चली गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली याद रखूंगा डेल्टा Ng 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। डेल्टा Ng 0 नहीं, प्रेशर बढ़ाने से लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स,
और वॉल्यूम बढ़ाने से मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। डेल्टा एन जी जीरो नहीं, प्रेशर कम करने से मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, वॉल्यूम कम करने से लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। तो आई होप आप लोगों को इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी समझ में आ गया। अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम के बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप देखोगे मेरा लेक्चर नंबर 2 लास्ट में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही पढ़ा। टेम्परेचर वाहिद एक ऐसा, इन सारे फैक्टर्स में ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट्स बोथ, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर इज द only factor that affects both equilibrium as well as equilibrium constant, that affects both equilibrium as well as equilibrium constant, that affects both equilibrium as well as equilibrium constant. Temperature is the only factor that affects both equilibrium as well as equilibrium constant. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। ये मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वांट हाफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर एक्सोथर्मिक है, हम ऑलरेडी वांट हाफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं। log of K2 by K1 is equal to delta H0 divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2, जिसको आप वांट हाफ इक्वेशन बोलते थे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पढ़ना है, मुझे अभी पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट में आप सिंपली याद रखोगे, सिंपल से सिंपल आप याद रखोगे कि अगर प्रोसेस, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए मुझे देखनी पड़ती है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हम सीधे बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मुझे फॉरवर्ड के साथ है। अगर एक्सोथर्मिक है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर एक्सोथर्मिक है, अगर आपको आगे जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया। सर कैसे? मैं इसको बहुत तरीकों से समझा सकता हूं। अब शॉर्ट में एक तरीका अभी है, तो मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये होता है KF/KB। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम बढ़ गया, ये शॉर्ट तरीका है जिससे मुझे मतलब इजी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया तो इसका मतलब है KF बढ़ गया, KB कम। KF बढ़ा मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हम काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो KF बढ़ गया मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ गई, रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। KB कम हुआ यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कम हो गई, यानी कि इक्विलिब्रियम ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो मतलब ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड में कम जाएगा क्योंकि बैकवर्ड कम हुआ। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक में देखेंगे, एक्सोथर्मिक में इनवर्स रिलेशन है, तो हम लिखेंगे K इक्विलिब्रियम जो है ये KF/KB है। तो अगर आप कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगा, ये बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो कम होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ये सीधे यहाँ से क्लियर है, तो मुझे और इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बस सीधे याद रखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाती है। अगर एंडोथर्मिक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होती है, अगर एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ से सवाल आता है, तो सवाल क्या आएगा मैं आपको बोलूंगा। फॉर एग्जांपल ऐसे A + B + शाबाश हीट गिव्स प्रोडक्ट्स। हीट लिखा होगा या लिखेगा वो क्यू, या वो लिखेगा 10 जूल्स, 10 किलो जूल्स, 20 किलो जूल्स, या लिखेगा क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, किलो जूल्स, किलो कैलोरीज, कुछ भी लिखेगा। तो हीट हम किसके साथ दे रहे हैं, रिएक्टेंट्स के साथ। तो ये है हीट एब्जॉर्ब्ड, ये है हीट एब्जॉर्ब। देखो एंडोथर्मिक में डेल्टा H का वैल्यू होता है पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू होता है नेगेटिव। तो ये है हीट एब्जॉर्ब्ड क्योंकि ये रिएक्टेंट के साथ है, तो यहाँ पे डेल्टा H होगा पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है।
तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन जाएगी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है, अगर ऐसे लिखा है फॉर एग्जांपल P प्लस क्यू गिव्स R प्लस क्यू किलो जूल्स, क्यू किलो जूल्स, तो यहाँ पे प्लस क्यू किलो जूल्स, तो यहाँ पे हीट जो है ये हीट रिलीज्ड है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के साथ हीट है, तो अगर ये हीट रिलीज्ड है तो इसका मतलब है यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव में कितना? माइनस क्यू। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है लेकिन कितना पॉजिटिव? प्लस क्यू या प्लस 10 जो जितना एब्जॉर्ब हुआ है। तो हीट रिलीज्ड है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम कुछ सवाल करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पे कंबाइंड सवाल आते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या क्या सवाल आ चुके हैं और प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, मैं बोलूँगा आपको। देखो नीट 2018 का सवाल है, मुझे वहाँ पे लिखा है 2018 का सवाल है, इससे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाएगी। लिखा है A2 गैस प्लस B2 गैस, B2 गैस गिव्स X2 गैस। यहाँ पे लिखा है कॉमा करके डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल्स, माइनस एक्स किलो जूल्स। तो सवाल क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग following conditions, which of the following conditions will favor, which of the following conditions will favor maximum formation of, will favor maximum formation of the product, which of the following conditions will favor maximum formation of the product। तो पहला है low temperature and high pressure, दूसरा ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और चौथा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है वो है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहले टेम्परेचर का ही इफेक्ट देखेंगे क्योंकि अभी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा। तो डेल्टा एच जो है वो है माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये एक्सोथर्मिक है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब मुझे बोलो आपको क्या करना है? विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनना चाहिए मैक्सिमम, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है? आपको जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट बनना चाहिए मैक्सिमम, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है? आपको जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होगा, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा। और आपको जाना किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब है टेम्परेचर करना पड़ेगा कम, तो लो टेम्परेचर। आंसर हाई टेम्परेचर, दोनों ऑप्शन दफा। अब प्रेशर देखेंगे, तो प्रेशर देखने के लिए आपको क्या करना है? गैसियस मोल्स देखने हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये एक और ये एक, तो टोटल यहाँ पे दो, टोटल यहाँ पे दो और यहाँ पे एक। तो मुझे जाना है फॉरवर्ड में, तो मुझे टुवर्ड्स 1 जाना है कि टुवर्ड्स 2? टुवर्ड्स 1। टुवर्ड्स लेस नंबर कि टुवर्ड्स मोर नंबर? टुवर्ड्स लेस नंबर। तो टुवर्ड्स लेस नंबर जाने के लिए मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जब डेल्टा एन जी नहीं जीरो नहीं होगा तो टुवर्ड्स मुझे कहाँ जाना है? टुवर्ड्स लेस नंबर। तो टुवर्ड्स लेस नंबर जाने के लिए प्रेशर जो है प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो हम लिखेंगे कि प्रेशर जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो ऐसा ही सवाल जेईई मेंस में आया है, तो वहाँ पे लिखा है N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। तो वहाँ पे लिखा है प्लस क्यू किलो कैलोरीज, प्लस क्यू किलो कैलोरीज। तो मुझे बोलो अगेन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ NH3 जो है बढ़ाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ NH3 मैक्सिमम करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मुझे बोलो, फेवरेबल कंडीशन मुझे बोलो। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो आप मुझे बोलो, शाबाश ये भी गैस है, ऑप्शन ए है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन बी यही सेम ऑप्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब मुझे बोलो पहले टेम्परेचर देखेंगे, प्लस क्यू, तो हीट प्रोडक्ट्स के साथ है, तो इसका मतलब क्या है? हीट रिलीज्ड, ये हीट रिलीज्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हीट रिलीज जो है, हीट रिलीज का मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, और नेगेटिव में कितना? माइनस क्यू। माइनस क्यू अगर नहीं भी लिखोगे नेगेटिव से काम चलेगा।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और मुझे फॉरवर्ड में ही जाना है तो टेम्परेचर, शाबाश, फॉरवर्ड में जाना है तो टेम्परेचर होना चाहिए कम, तो लो टेम्परेचर, ये गलत, लो टेम्परेचर इन दोनों में। अब प्रेशर देखेंगे, यहाँ पे गैसियस मोल्स 2, यहाँ पे 3 और 1 4, तो टोटल 4। मुझे बोलो फॉरवर्ड में जहाँ 2 है, बैकवर्ड में 4 है, मुझे फॉरवर्ड में जाना है, टूवर्ड्स 2 जाना है, टूवर्ड्स लेस नंबर जाना है, टूवर्ड्स लेस नंबर के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द आंसर। ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बाकी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम और एक इफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में सबसे पहले आप देखोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस सबसे पहले हम देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो मुझे पता है कि PV इज इक्वल टू nRT एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT। तो इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हो, इनर्ट गैस में दो कंडीशंस है, या तो एट कांस्टेंट प्रेशर या तो दूसरा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि इनर्ट गैस जब हम ऐड करेंगे तो दो चीज़ों पे फर्क पड़ सकता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, V और N में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब आप इनर्ट गैस ऐड करोगे उससे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, इनर्ट गैस ऐड करोगे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे, इनर्ट गैस ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स जो है बढ़ेंगे, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे इफेक्ट वही होगा, इनर्ट गैस ऐड करने से इनडायरेक्टली वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इफेक्ट वही होगा जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम का होता है। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। हाँ, सबसे पहले सवाल है ये इनर्ट गैस का मतलब क्या है। इनर्ट गैस डज नॉट ऑलवेज मीन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो इनर्ट होगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा, ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, उस गैस को हम बोलेंगे इनर्ट गैस। तो एट कांस्टेंट प्रेशर addition of inert gas or addition of inert gas increases the volume, and hence the effect is same as that of increased volume, increased volume का इफेक्ट क्या है, increased volume that is equilibrium shifts towards more number of gaseous moles, equilibrium shifts towards more number of gaseous moles, that is equilibrium shifts towards more number of gaseous moles। तो यानी कि अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो इसके बाद जो है, शाबाश, इसके बाद हाँ, अगर यहाँ पे डेल्टा Ng 0 होगा तो डेल्टा Ng 0 होगा, आप वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन वी नो दैट व्हेन डेल्टा Ng इज 0 देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम का ही कोई इफेक्ट नहीं, वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं, तो जब वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं तो इसका मतलब है इनर्ट गैस का भी। तो यहाँ पे ख्याल रखना, नोट में लिखना कि अगर डेल्टा Ng 0 होगा तो नो इफेक्ट, लेकिन अगर डेल्टा Ng 0 नहीं होगा तो इनर्ट गैस ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। तो अगर हम यही इनर्ट गैस ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही इनर्ट गैस ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही इनर्ट गैस हम ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप सीधे लिखोगे नो इफेक्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। अब क्यों नहीं होता है कोई इफेक्ट वो भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद इसी के साथ है, वो हम देखेंगे अभी। तो आप सीधे इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। सर क्यों? मैं लिखूंगा यहाँ पे कोई भी रिएक्शन लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिएक्शन, मैं लिखूंगा PCl5 गैस जो है ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, PCl3 गैस प्लस Cl2। सपोज इक्विलिब्रियम पे ये है A, सपोज इक्विलिब्रियम पे ये है B, इक्विलिब्रियम पे ये है B, ये है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सपोज कुछ मोल्स एट इक्विलिब्रियम है A, B एंड B।
अब मुझे बोलो, अब जब मुझे इफेक्ट ऑफ, शाबाश, सबसे पहले मुझे एक बात बोलोगे, मुझे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है, तो मैं देखूंगा सी का वैल्यू किसके बराबर होगा, एन डिवाइडेड बाई वी, ये आएगा ए बाई वी, ये आएगा बी बाई वी, ये आएगा बी बाई वी। पहले मैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम समझा रहा हूं। तो अब मुझे पता है कि क्यू और के सी जो है वो दोनों बराबर होंगे, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वो होगा बी बाई वी, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 वो भी होगा बी बाई वी, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वो होगा ए बाई वी। एक वी कैंसिल, तो ये आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू वन बाई वी, मैंने लिखा अलग, ये वन बाई वी लिखा अलग, तो बी स्क्वायर बाई ए लिखा अलग। तो क्यू और वी में क्या रिलेशन आ गई, इनवर्स। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे क्यू क्या होगा, क्यू कम होगा, क्यू बनेगा लेस देन के सी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप देख लो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, शाबाश, वॉल्यूम अगर आप बढ़ाओगे तो क्यू का वैल्यू जो है, शाबाश, वॉल्यूम इंक्रीज इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, सॉरी, जब क्यू लेस देन के सी होगा तो एक रिएक्शन जाती है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे पता है कि आपने इनर्ट गैस ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्यू का वैल्यू केसी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे करता ही नहीं है। तो वॉल्यूम बढ़ गया, क्यू का वैल्यू जो है वो कम हुआ, किससे कम हुआ, केसी में। ये किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है, तो इस साइड कितने हैं, दो गैसियस मोल्स थे, इस साइड एक ही था गया ना टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो ये मैथमेटिकल रीजन है। तो आप मैथमेटिकली भी बोल सकते हो या सीधे आप बोल सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर को छेड़ते ही नहीं है, तो नंबर ऑफ, जब आप इनर्ट गैस ऐड करोगे उससे नंबर ऑफ मोल्स ऐड होते हैं, तो एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इफेक्ट वही होता है जो इंक्रीज वॉल्यूम का होता है। अब अगर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखोगे, इफेक्ट ऑफ, या सॉरी, इफेक्ट ऑफ, मतलब अगर आप देखोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम जो है अगर आपने ऐड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देखना पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर। समझने की कोशिश करना, मैं दूसरा यूज करूंगा। तो पीवी जो है, शाबाश, पीवी जो है, पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर। तो पहले केस में मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इनर्ट गैस पे वॉल्यूम बढ़ गया। अब दूसरे केस में मैं वॉल्यूम को, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अब मैं वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहा हूं कांस्टेंट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इफेक्ट जो है वो होना चाहिए ना इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट, लेकिन इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट जो है, मैंने आपको क्या बोला, इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट, मैंने आपको सीधे बोला कि इफेक्ट जो है, शाबाश, इफेक्ट जो है वो इंक्रीज प्रेशर का होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि इफेक्ट इंक्रीज प्रेशर का होना चाहिए, तो इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट जो है वो क्यों नहीं है। आपने तो बोला कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट होता है, तो नो इफेक्ट क्यों होता है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बोलो पी बाई एन किसके बराबर होगा, वो होगा ना आर टी डिवाइडेड बाई वी। तो अब मैं रिएक्शन लिखूंगा, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, सपोज इसके मोल्स है A, इसके मोल्स है B, इसके मोल्स है B। अब मुझे एक बात बोलो, एक बात बोलो, एक बात बोलो, अब मुझे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम तो मैंने कांस्टेंट रखा, तो अब प्रेशर चेंज हो रहा है, तो मैं केपी डिफाइन करूंगा, क्यों डिफाइन करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, सबसे पहले मैं पार्शियल प्रेशर डिफाइन करूंगा। पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, वो होगा ना मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन होगा ना A अपॉन 2B, मोल फ्रैक्शन होगा ना A अपॉन 2B इंटू टोटल प्रेशर, या मैं ऐसे लिखूंगा सीधे A अपॉन 2B, क्या लिखना है, मैं लिखूंगा A अपॉन टोटल मोल्स, A अपॉन NT टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, B अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, C B अपॉन, मैंने सिटअप खाया, आपको समझना है बस, क्योंकि ये आपको कहीं पे पूछेंगे नहीं, बाकी आपको बस वही पूछेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर इफेक्ट इंक्रीज वॉल्यूम का होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। तो अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपका प्रेशर तो चेंज हो रहा है, फिर क्यों नहीं है कोई इफेक्ट, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे बोलो यहाँ पे क्यू पी या क्यू या के पी वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, वो होगा B डिवाइडेड बाय NT इंटू P इंटू B डिवाइडेड बाय NT इंटू P डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय NT इंटू P, एक P कैंसिल। अब Q और KP जो है वो आ जाएगा, एक NT और एक NT भी कैंसिल, वो आएगा B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू P बाई NT,
P by NT, ये P by NT मैंने अलग लिखा तो B into B is B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A P by NT। अब आप बोलोगे सर Q और P में तो डायरेक्ट रिलेशन आ गई, प्रेशर बढ़ाएंगे Q बढ़ेगा, रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए, लेकिन नहीं, PV इज इक्वल टू NRT, तो P डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई V, तो T भी कांस्टेंट V भी कांस्टेंट, तो P डिवाइडेड बाई N का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो असल में आप प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो, आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो जिससे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं लेकिन प्रेशर भी बढ़ता है, और दोनों का वैल्यू P डिवाइडेड बाई N, दोनों का वैल्यू अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन है RT डिवाइडेड बाई V। आर तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, क्योंकि इस टाइम मैंने इनर्ट गैस ऐड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पी डिवाइडेड बाय एन पूरा कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट, तो इसका मतलब है क्यू भी कांस्टेंट है और क्यू क्यू पी के बराबर है, यानी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस व्हेन एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, असल में प्रेशर बढ़ जाता है, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है और एज ए रिजल्ट क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगेन तो नेट कंक्लूजन क्या है, इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस ये हम या तो बोला जाएगा कि मैं ऐड कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, या बोला जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट नो इफेक्ट। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन बढ़ता है, पी बढ़ता है, दोनों का रेशियो आता है कांस्टेंट और एज ए रिजल्ट क्यू का वैल्यू भी कांस्टेंट आता है, क्यू का वैल्यू भी कांस्टेंट आता है, वो चेंज नहीं होता है, क्यों केपी के बराबर ही रहता है, तो देयर इज नो इफेक्ट। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने आपको बोला है एट कांस्टेंट प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर तो शाबाश वी और एन में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं जिससे वॉल्यूम बढ़ता है। तो अब आप बोलोगे सर यहां भी तो वी बाई एन आएगा कांस्टेंट, लेकिन नहीं, वी बाई एन कहीं पे यूज नहीं होता है, पी बाई एन तो होता है यूज, वी बाई एन कहीं पे यूज नहीं होता है, तो वी एंड एन में डायरेक्ट रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। सर क्या वी बाई एन, फिर से मैं कांस्टेंट प्रेशर बोलूंगा, तो पहले याद रखना बस इतना कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट है, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। लेकिन अगर डेल्टा एन जी जीरो है, यहां भी क्या होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो एज ए रिजल्ट नो इफेक्ट। तो यहां पे ऑलवेज नो इफेक्ट। देखो प्रेशर में आप बोलोगे सर अगर आप यही रिएक्शन लोगे, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये A ये B, तो ये आएगा A बाई वी, B बाई वी, B बाई वी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल मोल्स कहीं पे यूज होते ही नहीं है। जब आप कंसंट्रेशन टोटल मोल्स जो P बाई N है टोटल मोल्स ओनली प्रेशर के टाइम यूज होते हैं, वॉल्यूम के टाइम यूज होता ही नहीं है, तो इसीलिए Q और KC का वैल्यू आ जाएगा B स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर डिवाइडेड बाई A बाई V, जो अभी हमने पढ़ा वो आएगा B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू 1 बाई V। तो यहाँ पे Q और V में इनवर्स रिलेशन है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स कहीं पे यूज नहीं होते हैं। तो याद रखना कि V बाई एन, किसी के दिमाग में मत ये आ जाएगा सर V बाई एन तो आ जाएगा ना RT बाई P, अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट माना है, ये कांस्टेंट V बाई एन भी तो कांस्टेंट है, लेकिन V बाई एन मुझे टोटल मोल्स कहीं पे यूज नहीं होते हैं, टोटल मोल्स ओनली मुझे प्रेशर के टाइम यूज होते हैं, जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर बढ़ जाता है टोटल मोल्स भी बढ़ जाते हैं, तो नो इफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो नेट कंक्लूजन बस इतना है, नेट कंक्लूजन इतना है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर इफेक्ट वही है जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे एक सवाल आपकी शाबाश जो डीपीपी मैंने दिया है उस पे एक सवाल लिख के है, वो एक सवाल मुझे आप शाबाश वो एक सवाल आप मुझे करके दोगे, एक सेकंड। देखो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 63 है, शायद आपके डीपीपी पे चेक करना 63 है कि कुछ और है। तो लिखा है इन ए वेसल SO3 SO2 and O2 at equilibrium शाबाश some helium gas already inert है, some helium gas is introduced, हीलियम इनर्ट गैस है ना, हाँ, सम हीलियम गैस इज इंट्रोड्यूस, कभी वो नाइट्रोजन भी लिख सकता है, सम नाइट्रोजन गैस वी डज नॉट रिएक्ट विद SO3 SO2 और O2, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या सम एक्स गैस वी डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द स्पीशीज, वो भी तो इनर्ट गैस ही है। तो इनर्ट डज नॉट मीन हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन और रेडॉन, इनर्ट मींस एनी गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जो इक्विलिब्रियम पे जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है उनमें से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इज इंट्रोड्यूस सो दैट the total pressure
total pressure increases, so that the total pressure increases while temperature and volume remains constant, while temperature and volume remains constant. तो मुझे बोलो शाबाश, the dissociation of SO3 will option A increase, option B decrease, option C constant will remain constant, option D none of these. तो मुझे कुछ नहीं करना है, इनर्ट गैस ऐड किया, एट प्रेशर बढ़ा तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर को देखना ही नहीं है, वॉल्यूम एंड प्रेशर को देखना है, प्रेशर बढ़ा लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, नो इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, शाबाश, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब वो अगर ऐसे लिखेगा वॉल्यूम इंक्रीजेस वाइल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम के बदले लिखेगा प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट तब आप लिखोगे रिएक्शन ऐसे है, SO3 गैस गिव्स 2 टाइम्स SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो इस साइड है 3 गैसियस मोल्स, इस साइड है 2, तो अगर उसने प्रेशर कांस्टेंट माना है, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, इंक्रीज वॉल्यूम का है ना, तो ये जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डिसोसिएशन ज्यादा होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो लास्ट में है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, लास्ट में जो है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अगर आप देखोगे, शाबाश, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अगर आप देखोगे, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स में। तो कैटलिस्ट का नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बिकॉज इट इंक्रीजेस अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, और डिक्रीजेस अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस इन इक्वल मैग्नीट्यूड, या विद इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा उतना बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर है। अगर ये 5 बढ़ा, ये भी 5 बढ़ा, ये सेटल क्या रहेगा, बराबर, यानी कि इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। लेकिन एक बात याद रखना, शाबाश, कि हाँ, ये भी लिख सकते हो रीजन, आप ये भी लिख सकते हो बिकॉज इट इसके बाद आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बिकॉज इट इंक्रीजेस, उस टाइम मैं लिखूंगा नेगेटिव, और डिक्रीजेस उस टाइम मैं लिखूंगा पॉजिटिव। द एक्टिवेशन E is activation energy of both forward and backward directions with equal magnitude, तो ये भी लिख सकते हो रीजन, क्योंकि ये असर्शन रीजन सवाल आ सकता है। तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है, वो भी सही है, लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट रेट कम करता है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाता है। तो इट इंक्रीजेस अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। और हाँ, इसके बाद देखो, हाँ, बस एक चीज, कैटलिस्ट का काम क्या है, शाबाश, इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। अगर लेकिन कौन सा कैटलिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों बढ़ जाएंगी। तो अगर इक्विलिब्रियम पहले 5 मिनट के बाद आ रहा है, अब 3 ही मिनट के बाद आएगा, यानी कि फास्टर, इससे इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम आएगा लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे ग्राफ भी, तो ग्राफ अगर आप देखोगे, तो ग्राफ मेरा जो है, ये मेरा ग्राफ है। तो यहाँ पे मुझे बोलो शाबाश, यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ है। यहाँ पे मैं बोलूँगा शाबाश रेट वर्सेस अगर मैं बोलूँगा टाइम, रेट वर्सेस टाइम। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ ग्राफ में ऐसे बनाऊँगा, ये रेट वर्सेस टाइम। आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पहले ज़्यादा है, धीरे धीरे कम होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है। और यहाँ पे सपोज ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इक्विलिब्रियम को। तो ये मैं लिखूंगा शाबाश इन
इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट डालूंगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट डालूंगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, वो रेट ऑफ द फॉरवर्ड एडिशन वो ऐसे आ जाएगा, ग्राफ ऐसे आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद इक्विलिब्रियम तो अपनी जगह अपने ही लाइन पे इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन पहले जो है पहले इतना टाइम लग गया, पहले इतना टाइम लग गया, लेकिन बाद में आपको इतना ही टाइम लगा इक्विलिब्रियम में। तो टाइम कम हुआ कि टाइम बढ़ गया, टाइम कम हुआ। तो ये है इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये है इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर आप देखोगे नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट का ग्राफ थोड़ा ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट का ग्राफ थोड़ा ऐसे आ जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम तो अपनी पोजीशन पे है, लेकिन 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 टाइम जो लगा, टाइम इतना लगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव, बीच वाला एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अंदर वाला टाइम कम लगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, बाहर वाला जो है नेगेटिव कैटलिस्ट। पूछ सकते हैं, बहुत रेयर है। तो ये था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो लास्ट में आप नोट एक लिखोगे, शाबाश, इट इज एप्लीकेबल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर both physical, it is applicable for both physical as well as chemical equilibrium, it is applicable for both physical as well as chemical equilibrium। याद रखना। तो physical equilibrium नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहा। तो equilibrium, chemical equilibrium ओनली ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो गया, 95 क्या 98%। तो इसमें physical equilibrium एक छोटा सा टॉपिक बच गया, एक वो पढ़ेंगे। और एक टॉपिक जो एनसीईआरटी पे नहीं है, वेपर डेंसिटी से कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, वो दोनों टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो समझ में क्या, तो मैं इसको क्लोज करूंगा, शाबाश, मैं इसको क्लोज करूंगा। मुझे जल्दी जल्दी आप पूरा जो है, पूरा जो भी हमने अभी तक आज पढ़ा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, वो पूरा रिवाइज करके दो, वो पूरा रिपीट करके दो। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर हम किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, अगर हम किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में नहीं होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो कंसंट्रेशन कम करने से इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। सॉलिड लिक्विड होगा तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद जो है हमने पढ़ा प्रेशर, डेल्टा एन जी जीरो होगा, कोई इफेक्ट नहीं। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, डेल्टा एन जी जीरो होगा, कोई इफेक्ट नहीं। डेल्टा एन जी जीरो नहीं होगा तो प्रेशर का अपोजिट, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने से टुवर्ड्स मोर, प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स लेस, वॉल्यूम बढ़ाने से टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, गैसियस मोल्स इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम कम करने से टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ, शाबाश, उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ, शाबाश, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके थे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पढ़ा कि अगर उसमें चेक करना है पहले एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केस ऑफ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केस ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उसके बाद हमने पढ़ा इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इफेक्ट वही होता है जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम का होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट, शाबाश। उसके बाद हमने पढ़ा, शाबाश, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है नो इफेक्ट, हाँ, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है टाइम कम लगता है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, टाइम ज्यादा लगता है अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। बाकी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों को समझ में आया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।